अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं इन सबको और अपने अमले के 3-4 आदमियों को साथ लेकर इस देहाती के रहनुमाई में लाश वाली जगह पहुंचा। पहले बयान किया है कि ये एक वीराना था। उस वक्त आबादी बहुत कम थी। कई जगह ऐसी थीं जहां से कोई गुजरता भी नहीं था। ये वसी खड्ड थे। इसके दो तरफ किनारे मिट्टी की दीवारों के थे, ऊंचे और टूटे फूटे, और दो तरफ खाइयां थीं। किनारे ज़मीन के कटे पिटे थे और इसमें कहीं तंग और ज़रा कुशादा दरारें थीं, कहीं ऊंची कहीं नीची। दरख्त बहुत थे। मैंने दरख्तों और ऊंचे किनारों पर गिद्ध बैठे हुए देखे। इनको पता लग गया था कि यहाँ लाश पड़ी हुई है, और लाश के पास 2 देहाती खड़े थे। इस देहाती ने जो बाजू लेकर थाने गया था मुझको वो जगह बताई जहाँ बाजू पड़ा हुआ था। वो जगह लाश से 30-35 कदम दूर थी। लाश को जाकर देखा तो इसको एक दरार में दबाया गया था। गहराई तकरीबन 2 फीट थी। नीचे का धड़ नंगा था और टांगों से बहुत सा गोश्त खाया हुआ था। एक पहलू से भी लाश नुची हुई थी। इधर से गीदड़ ने बाजू उतारा था। बाकी लाश भी मट्टी में दबी हुई थी। सीना और चेहरा सामने नहीं थे। मैंने लाश से मट्टी हटाई और इस दरार के दाएं बाएं की जमीन बता रही थी कि यहाँ से मट्टी लाश के ऊपर डाली गई थी। लाश नंगी हो गई तो मेरे कहने पर इसके चेहरे को एक आदमी ने हाथों से इतना साफ कर दिया कि आसानी से पहचाना जा सकता था। ख्वाजा, इसकी बेटियों और दामाद ने आगे होकर देखा और तस्दीक कर दी कि ये बशीर की ही लाश है। इनकी जो हालत हुई वो आपको किन लफ्ज़ों में बताऊं। छोटी बहन सदमे से बेहोश हो गई। बड़ी बहन बेहोश तो न हुई लेकिन होश में भी नहीं लगती थी। इसका खामिंद और बाप इसको काबू में करते थे लेकिन वो हाथ नहीं आती थी। अपने प्यारे और खूबरू भाई की ये हालत देखकर कोई बहन होशो हवास में नहीं रह सकती थी। ख्वाजा अपनी बेटियों को संभाल रहा था। इसके आंसू बह रहे थे और वो खामोश था। एक बेटे के बदले तुम्हारे 10 बेटे कत्ल कर दूंगा दुश्मनों, ख्वाजा ने बुलंद आवाज में कहा। तुम जो कोई भी हो तुम्हें मैं पकड़ूंगा और अपने हाथों से बदला लूंगा। फिर ख्वाजा वाही तबाही बकने लगा। कुछ देर बाद ऐसे लगता था जैसे ख्वाजा का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। खबर शहर में पहुंच गई थी। लोग इकट्ठे होते जा रहे थे। वहां करीब छोटा सा एक गांव था। वहां का नंबरदार आ गया था। कस्बे का नंबरदार भी मौजूद था। मैंने दोनों को कहा कि चारपाई का बंदोबस्त कर दें। नंबरदारों को इन हालात में अपनी ड्यूटी का पता होता था। कस्बे के नंबरदार ने चारपाई लाकर रखी और उस पर बशीर की लाश और इसकी बाकियात को रख दिया। मैंने ज़मीन पर बैठकर बरामदगी और हालत की तहरीर लिखी और लाश को सबसे पहले देखने वालों को तहरीर सुनाकर इनके अंगूठे लगवाए। ख्वाजा के दस्तखत करवाए और उसको उठाकर हेड कांस्टेबल के हमरा पोस्टमार्टम के लिए कस्बे के सिविल हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ खड़े देखने और तलाश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मालूम नहीं मकतूल कितने दिन पहले मारा गया था। मैंने लाश की जामा तलाशी की थी। इसकी कमीज की जेब में 10-12 रुपए थे। लाश का जो बाजू थाने में मेरे पास आया था, इसकी एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। इससे ये जाहिर हुआ कि ये वारदात इंतकामी कत्ल है और कातिल को पैसों और सोने की अंगूठी के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने लाश को गौर से देखा ताकि कहीं ज़र्ब या जख्म मिल जाए, लेकिन ना मिला। सर से कुछ खून निकला लगता था। मैंने बाल हटाकर देखा था। मुझको समझ नहीं आई कि ये कैसे जख्म थे और खून किस तरह निकला था। वहाँ से मैं ख्वाजा के महल्ले में चला गया। इब्तिदाई तफ्तीश वहीं जाकर होनी थी। ख्वाजा मुझको अपने घर ले जा रहा था, लेकिन मैंने वहाँ इस वास्ते बैठना अच्छा न समझा कि रात को लाश ले जाना था और इस घर में ज़बरदस्त आहो बका का आलम था। मुझको सुकून और खामोशी वाला माहौल दरकार था। नंबरदार मुझको अपनी बैठक में ले गया। मैंने सबसे पहले मकतूल के बाप ख्वाजा को बुलाया। ख्वाजा साहब, मैंने इसको कहा, आपका इस सदमे से जो हाल हो रहा है इसको मैं समझता हूँ, लेकिन अब ज़रूरत है कि आप आएँ और जज्बाती बातों से हटकर हकीकत की बातें करें। हमने कातिल को पकड़ना है। मैं अपनी तफ्तीश करूँगा, आप अपनी सुराग रसानी करें। गौर करें कि आपका दुश्मन कौन है, और ये भी सुराग रसानी करें कि आपके बेटे का दुश्मन कौन था। मुझको शक है कि किसी की बेटी के साथ आपके बेटे के ताल्लुकात थे।
या किसी की बहू बेटी पर उसने दस्तराजी की होगी और गैरत वालों ने अपनी बेइज्जती का इंतकाम ले लिया। मैं आपसे अभी और कुछ नहीं पूछूंगा। मेरी तो हालत ही खराब हो चुकी है महबूब आलम साहब, उसने ज़ारो कतार रोते हुए कहा। मैं कातिल का सुराग लगा लूँगा। सुराग लगाना मेरा काम है, मैंने कहा। आप मेरी मदद करें, अब आप जाएं और अपनी बेगम को मेरे पास भेज दें। वो कुछ सोच में पड़ गया। मैं उसकी हर हरकत नोट कर रहा था। वो बेशक रोता था और गमज़दा लगता था, लेकिन मेरी निगाह में मुश्तबा था। अपनी बीवी को वो मेरे पास भेजने से घबरा रहा था। मैंने इसको एक बार फिर कहा कि वो चला जाए और बीवी को मेरे पास भेज दे। वो बेवकूफ़ सी लड़की है, उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, वैसे ही इधर उधर की टिका दिया करती है। ख्वाजा साहब, मैंने कहा, बेवकूफ़ वो नहीं, इसने और उसकी माँ ने आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आपकी दौलत लुट रही है और आप अपने जवान बेटे से भी महरूम हो गए हैं। मैं जो कहता हूँ वो करें। वो सर झुकाकर चला गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक खूबसूरत लड़की कमरे में दाखिल हुई। वो हर लिहाज से बहुत खूबसूरत थी और वो ख्वाजा की पोती की उम्र की लगती थी। यहाँ बैठ जाओ आयशा, मैंने उसको कहा। वो बैठ गई तो मैंने कहा, झूठ नहीं बोलना आयशा और मुझसे डरना नहीं। देखो, एक जवान आदमी कत्ल हो गया और मैंने कातिल को पकड़ना है। तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी ना करना कि किसी बात पर पर्दा डाल दो या झूठ बोल दो। मुझको तुम्हारी और तुम्हारी माँ की हर बात मालूम है और बशीर के साथ तुम्हारा जो ताल्लुक़ था वो भी मालूम है। मुझको इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है, तुम नमाज पढ़ती हो या दूसरों के साथ ऐश मौज करती हो। मेरी गर्ज यह है कि मुझको हर बात सच बताओ। झूठ बोलोगी तो मुझको फ़ौरन पता लग जाएगा और कत्ल के शक में पकड़ी जाओगी। इस तरह मैंने इसको पहले तो डराया, फिर इसके साथ बेतकल्लुफ़ी की बातें शुरू कर दी, जिसमें हमदर्दी का रंग ज़्यादा था। मैं इसको कहता था कि इसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, इसकी शादी बशीर के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी माँ ने इसको एक बूढ़े आदमी के साथ ब्याह दिया। इस तरह कि मैंने और भी बहुत सी बातें की। इसके चाल चलन से तो मैं वाकिफ़ था, लेकिन इसको मैंने जन्नत अर्ज़ी की हूर साबित करके इसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। मैंने इसको ये यकीन भी दिलाया कि वो जो कुछ भी बताएगी वो इसके खामिद को या किसी और को मालूम नहीं हो सकेगा। क्या तुम्हें ख्वाजा साहब ने कभी बशीर के साथ पकड़ा था? मैंने पूछा। इकट्ठे बैठे हुए 4-5 बार पकड़ा था, उसने जवाब दिया। ख्वाजा साहब ने क्या कहा? मैंने पूछा। बशीर को डांट फटकार तो की होगी? बहुत, उसने जवाब दिया। शुरू में तो उन्होंने मुझको इतना ही कहा कि बशीर के साथ इस तरह मत बैठा करो। मुझको समझाते थे कि ये तुम्हारा बेटा है और तुम इसकी माँ हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि जो आदमी मुझसे 1 साल बड़ा है मैं इसको अपना बेटा समझूं। फिर ये बात भी थी कि मैंने तो बशीर के साथ शादी करनी थी, हमारी आपस में बड़ी गहरी मोहब्बत थी। ये मैं जानता हूँ, मैंने उसकी हौसला अफजाई करने के वास्ते कहा। मैं ये भी जानता हूँ कि ये मोहब्बत कैसी थी और बशीर के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ किस किस्म का था। तुम ये बताओ कि ख्वाजा साहब तुम्हें क्या कहते थे और किस तरह बशीर से दूर रखने की कोशिश करते थे। मैं बशीर से अलग नहीं रह सकती थी, उसने कहा। उसकी मोहब्बत के अलावा ये भी सोचे कि ख्वाजा साहब किस उम्र के आदमी हैं। पहले तो ख्वाजा साहब मुझको ज़बानी कलामी रोकते रहे और जब देखा कि मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा तो उन्होंने 2 मरतबा मुझको मारा पीटा भी। उन्होंने बशीर को बहुत डांटा और एक रोज़ बशीर बोल पड़ा और ख्वाजा साहब के साथ बहुत बदतमीज़ी की। ऐसा 3 मरतबा हुआ। ज़रा याद करो आयशा, मैंने कहा। ख्वाजा ने बशीर को यह भी कहा था कि वो इसको घर से निकाल देंगे और जायदाद से आग कर देंगे। हाँ जी, आयशा ने कहा। ख्वाजा साहब तो और ही ज़्यादा ख़तरनाक बातें करते थे। कहते थे कि ये है तो मेरा बेटा, लेकिन मैं इसको किसी रोज़ गायब कर दूंगा। ये सुनकर मैं डर गई। मैंने बशीर को बताया। उसके 2 रोज़ बाद बाप बेटे में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। मार पिटाई भी हुई थी। मार पिटाई तो नहीं हुई, उसने जवाब दिया। अगर मैं बीच में न पड़ जाती तो मार पिटाई भी हो जाती, लेकिन हुआ ये कि बशीर गुस्से में बाहर निकल गया तो ख्वाजा साहब ने मेरी पिटाई कर दी। तुम अपनी माँ को तो बताती होगी कि ख्वाजा साहब तुम्हें मारते पीटते हैं, मैंने पूछा। बताती थी, उसने कहा, लेकिन वो मुझे तसल्ली दिलासे देकर बहला लेती थी। और क्या करती वो? मैंने कहा। शादी का तो नाम था, उसने दरअसल तुम्हें ख्वाजा के साथ बेचा था। मुश्किल तो यही है ना जी, उसने कहा। मेरी माँ ने तो मेरी कीमत वसूल की थी और सच्ची बात यह है जी कि वो अब तक ख्वाजा साहब से कीमत वसूल कर रही है।
मेरे उकसाने पर और हमदर्दाना हौसला अफजाई से मुतासिर होकर उसने मुझको पूरी तफसील सुना दी कि वो खुद और उसकी माँ किस तरह ख्वाजा को लूट रही हैं और आगे चलकर वो इसकी कुछ जायदाद भी अपने नाम करवा लेगी। मैं अगर इस किरदार को पूरी तरह बयान करना चाहूँ तो 250-300 सफ़ों की एक किताब लिख सकता हूँ, लेकिन ये कोई नई बात नहीं होगी। इस किस्म की माएँ और बेटियाँ आज भी हमारे माशरे में मौजूद हैं और दूसरों के घर उजाड़ रही हैं और कत्ल की वारदातों का बायस बन रही हैं। ख्वाजा साहब जैसे दौलतमंद भी मौजूद हैं जो बड़ी खुशी से इनके जाल में आ जाते हैं। मुझको ये खुशी हो रही थी कि आयशा पूरी तरह मेरे कब्जे में आ गई थी और हर बात मुझको अपना हमदर्द दोस्त समझकर उगलती जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि ये लड़ाई झगड़ा कब हुआ था। उसने बताया कि बशीर के लापता होने से 3 रोज पहले का वाक़िया है। बाप बेटे की आपस में बोलचाल भी बंद हो गई थी। आयशा ने कहा, मुझको बहुत खतरा नजर आने लगा कि अब कुछ न कुछ होकर रहेगा। ख्वाजा साहब कहते थे कि मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और बशीर कहता था कि मैं डरता हूँ कि बाप मेरे हाथों कत्ल न हो जाए। ख्वाजा साहब ने अपनी बेटियों को जाकर बताया। इनकी बेटियां मेरे पास आईं, कहती थी कि मैं बशीर को समझाऊं, लेकिन मैं बड़ी मजबूर थी। बशीर नहीं मानता था, कहता था कि मैं इसी घर में रहूंगा और इस बाप के वास्ते ये घर जहन्नम बना दूंगा। मेरा ख्याल है आयशा, मैंने कहा, कि बशीर के दिल में तुम्हारी मोहब्बत इतनी गहरी उतरी हुई थी कि वो तुम्हारी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। मैंने इस पर अपना जादू पूरी तरह चलाने के वास्ते बशीर की मर्दानगी की तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए और इसके साथ ही आयशा के हुस्न और इसकी शख्सियत को इतना ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया कि वो आपे से बाहर हो गई। ये एक ऐसी कैफियत है जो किसी पर तारी करने के वास्ते बड़े पक्के उस्ताद की ज़रूरत होती है। इसका मुझको अच्छा तजर्बा था। मैं आपको क्या क्या बताऊं, उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। मेरे पहले खामिद से मेरी जान छुड़ाने की खातिर बशीर ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। ये तो खुदा का शुक्र है कि असल बात का किसी को पता नहीं लगा। आज तक सब लोग यही कहते हैं कि मेरा पहला खामिद चढ़े हुए नाले में गिर पड़ा था और डूबकर मर गया था। वहाँ ऊंचे किनारे पर कई एक लोग खड़े सैलाब देख रहे थे। बशीर ने मेरे खामिद के पीछे सैलाब में छलांग लगा दी। लोग आज तक बशीर की इस बहादुरी की तारीफें करते हैं कि बशीर मेरे खामिद को बचाने की खातिर इतने गहरे और जोश में आए हुए सैलाब में कूद गया था। ये वाक़या मैंने सुना है, मैंने कहा। मैं खुद बशीर को बहादुर समझता रहा हूँ, लेकिन राज की एक बात है, आयशा ने कहा। वो तो बेचारा दुनिया से उठ गया है। अगर ये राज मैं आपको बता दूं तो कोई हर्ज नहीं। मेरा खामिद तैरना जानता था, वो डूबने वाला नहीं था और ना ही कभी इस सैलाब में डूबा है। मेरी शादी के बाद बशीर की और मेरी मुलाकातें होती रहती थीं। वो कहता रहता था कि मैं इसी सोच में गुम रहता हूँ कि तुम्हें इस खामिद से किस तरह आज़ाद कराऊँ। मुझको तो वो आदमी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी कि ये मर जाए तो मेरी जान छूटेगी। वो सैलाब में डूबकर मर गया तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। राज की क्या बात थी? वही बताने लगी हूँ, उसने कहा। मेरे खामिद के डूबने के 1-2 रोज़ बाद बशीर से मेरी बड़ी लंबी मुलाकात हुई। उसने मुझको मुबारकबाद दी और ये बताया कि मेरा खामिद सैलाबी किनारे के ऊंचे किनारे से फिसलकर सैलाब में गिर पड़ा तो बशीर ये नारा लगाकर सैलाब में कूद गया कि मैं इसे डूबने नहीं दूंगा। बशीर ने दरअसल किया ये था कि मेरे खामिद के नीचे जाकर इसकी दोनों टांगें पकड़ लीं और नीचे को खींचा। मेरा खामिद पानी में चला गया और बशीर ने ऊपर उसको दबा लिया। लहरें बहुत ऊंची जाती थीं और वहाँ का पानी बड़ा जोरदार जोर का था। ऊपर से कोई देख नहीं सकता था कि बशीर क्या कर रहा है। बशीर ने यह किया कि मेरे खामिद को डबो दिया और खुद बाहर निकल आया और शोर शराबा किया। लोग दौड़े आए। मेरे खामिद की लाश कुछ दूर आगे से निकाली गई थी। बशीर ने लोगों को बताया कि वो मेरे खामिद को बचाने की कोशिश करता था और मेरा खामिद घबराकर उसके बाजू पकड़ लेता था। इस तरह वो डूब गया। क्या तुमने ये बात किसी और को भी बताई थी? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने यही बात बशीर से पूछी थी तो उसने बताया था कि सिर्फ एक दोस्त को उसने ये बात बताई थी। मेरे पूछने पर आयशा ने बशीर के इस दोस्त का नाम बता दिया। बशीर के साथ मेरी आयशा के साथ मेरी ये गुफ्तगू बहुत ही लंबी थी। मुझको आज तक याद है कि रात के 11 बज गए थे। ये इतनी लंबी गुफ्तगू मेरे लिए कलम बंद करना ज़रूरी नहीं। मुख्तसर बात यह है कि इसने मेरे दिल में पक्का शक बिठा दिया कि बशीर का कातिल उसका अपना बाप है।
इतने में हेड कांस्टेबल पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ गया। मैंने आयशा को कुछ ज़रूरी बातें बताकर भेज दिया। बड़ी सख्ती से इसको कहा कि वो किसी से जिक्र न करे कि मेरे और उसके दरमियान क्या बातें हुई हैं। ख्वाजा को मैं अभी छेड़ना नहीं चाहता था। मेरा इरादा था कि कुछ शहादतें इकट्ठी हो जाएं तो मैं ख्वाजा को गिरफ्तार कर लूं और फिर इससे पूछगछ करूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा था कि मौत 6 या गालिबन 7 रोज पहले वाक़ हुई थी। इसमें लाश की हालत पूरी तरह बयान की गई थी। एक बात ऐसी लिखी हुई थी कि मुझको अच्छा खासा धक्का लगा। बात यह थी कि डॉक्टर ने मौत का बायस ये लिखा कि मकतूल की खोपड़ी के पीछे से एयरगन का एक छर्रा दाखिल हुआ और खोपड़ी में से गुजरकर दिमाग में रुक गया। इसी तरह एक और छर्रा खोपड़ी में दाएं कान के जरा ऊपर से दाखिल हुआ और वो भी दिमाग के अंदर जाकर रुक गया। डॉक्टर ने दोनों छर्रे लिफाफे में बंद करके भेजे थे। तब मुझको पता लगा कि सर से खून क्यों निकला था। मैंने दोनों छर्रे देखे। ये ज़रा ज़रा पिचके हुए थे और ये एयरगन के छर्रे थे। आप जानते होंगे कि एयरगन किस किस तरह फायर कर होती है। यह हवा के ज़ोर से फायर करती है, लेकिन इसके छर्रे में इतनी ताकत नहीं होती कि दूर से चलाया जाए तो इंसान की खोपड़ी को तोड़ सके। ये सिर्फ इस सूरत में मकतूल की खोपड़ी में दाखिल हुए होंगे कि एयरगन की नाली मकतूल के सर के साथ लगी हुई थी या फिर 2-3 फीट दूर थी। इन छर्रों के पीछे बारूद का धमाका नहीं होता कि ये खोपड़ी से पार निकल जाए। खोपड़ी ने इनकी रफ्तार सुस्त कर दी और दिमाग ने छर्रों को अपने अंदर रोक लिया। ये एक अच्छा सुराग मिल गया था। मैंने अब इन छर्रों को और माहिरीन के पास भेजना था और वहाँ से रिपोर्ट हासिल करना था। अब मैंने ये देखना था कि ख्वाजा के घर में एयरगन है या नहीं, या एयरगन है तो किसके पास है। इतने बड़े कस्बे में ये मालूम करना कि कौन कौन से घर में एयरगन है कोई आसान काम नहीं था। एयरगन का लाइसेंस तो होता ही नहीं, हर कोई इसको रख सकता है। मेरी इत्तला के मुताबिक ख्वाजा के घर में एक नौकरानी और 2 नौकर थे। मैंने इन सबको बुलवाया। पोस्टमार्टम के बाद मकतूल की लाश घर आ गई थी। तीनों नौकर आ गए। मैंने सबसे पहले नौकरानी को बुलाया। वो अधेड़ उम्र औरत थी और नुमाया तौर पर कांप रही थी। मैं से कोई बात पूछता था तो वो जवाब देने की बजाय इधर उधर देखती थी, जैसे भाग जाने का रास्ता देख रही हो। इसके बाद दोनों नौकरों को बारी बारी बुलाया। इनका रद्द अमल भी यही था। हर नौकर के साथ जो सवाल जवाब हुए वो सुनाने की ज़रूरत नहीं। ये समझ लें कि वो बात करते हुए इतना डरते थे जैसे इनको थानेदार का इतना डर नहीं जितना ख्वाजा का है। मेरी हौसला अफजाई से उन्होंने जो कुछ बताया वो तकरीबन वही था जो मुझको दूसरे लोगों से और आयशा से मालूम हो चुका था। इनमें एक जवां साल नौकर ज़रा होशियार और अक्लमंद लगता था। उसने कुछ ऐसी बातें की जो ख्वाजा के हक में जाती थीं। वो कहता था कि ख्वाजा बहुत ही अय्याश और बदकिरदार आदमी है, लेकिन अपने बेटे के साथ इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैंने इस नौकर को कहा कि वो इस दिन को याद करे जिस दिन बशीर घर से निकला और वापस नहीं आया था। वो दिन मुझको अच्छी तरह याद है जनाब, उसने कहा। वो मुझको ये कहकर गया था कि मैं 2 दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ और दोपहर तक वापस आ जाऊँगा। मैंने इसको खेतों की तरफ जाते देखा था। क्या वो अकेला था? मैंने पूछा। अगर वो दोस्तों के साथ गया था तो वो कौन थे? मैंने उसको अकेला ही जाते देखा था। उस वक्त ख्वाजा साहब कहाँ थे? ख्वाजा साहब अंदर सोए हुए थे, उसने जवाब दिया। उनका जिस्म टूट रहा था। इस नौकर को मैंने कुरेदने और खंगालने की बहुत कोशिश की, लेकिन काम की बात मालूम न हुई। आयशा की बाबत उसने बेजारी के लहजे में बताया कि ख्वाजा साहब अपने आप को बड़ा उस्ताद और बादशाह समझते हैं, लेकिन फजूल सी एक औरत और उसकी बेटी के हाथों लुट रहे हैं। और आयशा बाप की भी और बेटे की भी, दोनों की ही चक्करबाजियों से ज़िंदगी ख़राब कर रही है। इस नौकर की बातों से मुझको ऐसे पता लगता था जैसे ये ख्वाजा का ख़ास नौकर था और ख्वाजा इसके साथ ज़ाती बातें भी किया करता था। मैंने इससे पूछा तो उसने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। मैं आपको सच बताऊं, उसने कहा 10-12 रोज़ हो गए हैं मैं ख्वाजा साहब की टांगें दबा रहा था। ख्वाजा साहब ने पी हुई थी और बड़े अच्छे मूड में थे। मेरे साथ बातें करते करते आयशा पर बात आ गई तो कहने लगे कि मैं शायद इस लड़की को तलाक दे दूं। मैंने पूछा क्यों ख्वाजा साहब? उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। मेरे बेटे को ये औरत ख़राब कर रही है और किसी रोज़ मेरे बेटे को मेरा दुश्मन बना देगी। मेरी इतनी जायदाद का वारिस मेरा यही एक बेटा ही है,
मैं नहीं चाहता कि आयशा का बेटा हो जाए तो जायदाद इन चोरों के पास चली जाए। मैंने इनको कहा, ख्वाजा साहब, अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि इस लड़की को आप वैसे ही घर में रख सकते हैं। लेकिन जनाब, घर में वही होने लगा जिसका खतरा ख्वाजा साहब को नजर आ रहा था। मैंने देखा कि ख्वाजा साहब बेटे को डांट फटकार तो कर देते थे, लेकिन बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्होंने अपनी इस बेगम की भी खूब पिटाई की थी। मैंने इस नौकर से पूछा कि ख्वाजा के घर में एयर गन है या बशीर ने एयर गन रखी हुई है, तो नौकर ने बताया कि एयर गन नहीं है, 2 नाली बंदूक है। रात गुजर गई थी, मैंने 1 मिनट भी आराम नहीं किया था। मैं थाने चला गया और थाने में ये कहकर अपने घर गया कि कुछ मुखबिरों को बुलाया जाए और ख्वाजा के 3 गुंडों को भी बुलाकर बिठा लिया जाए। घर जाकर मैं नहाया और तकरीबन 2 घंटे आराम किया। वापस थाने आया तो 3 मुखबिर आए बैठे थे। मुझको बशीर का वो दोस्त याद आ गया जिसका नाम आयशा ने लिया था और कहा था कि बशीर ने इसको बताया था कि इसने आयशा के पहले खामिद को डबोकर मारा था। मैंने इस दोस्त को बुलवाया। उसके आने तक मुखबिरों को अपने पास बिठाकर कहा कि मालूम करें कि एयरगन किस किस के पास है। इनको और भी कुछ हिदायत दी। बशीर का वो दोस्त आ गया। मैंने उसको अपने पास बिठा लिया। ये पहले भी मेरे पास आ चुका था। मैं पहले भी तुम्हें बुला चुका हूँ, मैंने इससे कहा। उस वक्त बात और थी कि बशीर लापता है, अब वो कत्ल हो चुका है। तुम भी मेरी तरह चाहते हो कि कातिल को पकड़कर फांसी के तख्ते पर खड़ा किया जाए। अब दिमाग पर ज़रा ज़्यादा जोर दो और मुझको छोटी छोटी बातें भी बताओ। क्या तुम्हें बशीर ने बताया था कि उसने बशीर आयशा के खामिद को सैलाब से बचाने के बहाने उसको डबोकर मार दिया था? वो अब दुनिया में नहीं। ये राज लोगों के सामने आ भी गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगा कि तुमने मुझको इसके बाबत कुछ बताया है। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तो थानेदार साहब, उसने कहा, ये राज 1 नहीं 2 हैं। आयशा का खामिद नाले के किनारे से वैसे ही नहीं गिर पड़ा था, उसको गिराया गया था। ये राज सिर्फ मेरे पास है। बशीर अक्सर कहा करता था कि आयशा को किसी तरह खामिद से निजात दिलवाऊं। वो कत्ल के ऐसे तरीके सोचता रहता था कि ये पता ही ना लगे कि ये कत्ल की वारदात है, लेकिन कोई तरीका ठीक नहीं लगता था। नाले में सैलाब आया तो बशीर, मैं और हमारा एक और दोस्त बारिश रुकने के बाद नाले के किनारे किनारे वहां तक चले गए जहां 10-12 आदमी खड़े चढ़े हुए नाले को देख रहे थे। वहां बहुत ऊंचाई है और वहां नाले का मोड़ है। पाट भी तंग है, जिस वजह से वहां सैलाब का जोर और जोश देखने वाला होता है। इन आदमियों में आयशा का खामिद भी था, जो किनारे के बहुत करीब खड़ा था। बशीर उसके करीब रुक गया। तमाशाइयों के पीछे 2 कुत्ते आपस में अचानक लड़ पड़े। सब तमाशाइयों ने पीछे देखा। इसके साथ ही बशीर की सख्त घबराई हुई आवाज आई, भोला गिर पड़ा है, डूब जाएगा, भोला गया। सबने नीचे देखा। भोला आयशा का खामिद डुबकियां खाता और हाथ पांव मारता जा रहा था। बशीर सैलाब में कूद गया। मैं तो हैरान हो गया कि बशीर ने ये क्या किया। वो जिसको कत्ल करना चाहता था उसको बचाने के वास्ते खतरे में कूद गया। लोगों को तो पता ही नहीं था। वो तो बशीर की तारीफें कर रहे थे। आगे जाकर पाट चौड़ा और किनारे नीचे थे। सब उधर दौड़ते गए। बशीर ने भोले को सैलाब से निकालकर जमीन पर लिटाया। सब बहुत खुश थे कि बशीर ने भोले को बचा लिया है, लेकिन जाकर देखा तो भोला मरा हुआ था। बशीर ने सबको बताया कि भोला उसको भी अपने साथ डबो रहा था। सबने उसका बयान सच मान लिया। बाद में बशीर ने मुझको बताया कि जब कुत्ते लड़ पड़े और सबने उधर देखा तो बशीर ने भोले को अपना कूला मारकर सैलाब में गिराया था। भोला ऐन किनारे पर खड़ा था। वो आसानी से गिर पड़ा। बशीर उसके पीछे उसको बचाने के वास्ते नहीं, बल्कि उसको डबोकर मारने के वास्ते सैलाब में कूदा था। उसने मुझको ये भी बताया था कि जब वो भोले को सैलाब से बाहर लाया था तो उस वक्त वो सांस ले रहा था और बेहोश था। बशीर ने उसके नाक और मुंह पे हाथ रखकर उसको मारा था। बशीर के इस दोस्त ने पूरी तरह सुनाया कि बशीर ने भोले को किस तरह